कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी अपनी मस्ती में मगन होंगे। और उस मस्ती के साथ इस मस्ती की पाठशाला यानी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। आप सभी को फिजिक्स पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। आइए आप सभी का मैं डॉक्टर सुनील कुमार एंटी मैटर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं इस लेक्चर की ओर, जिस लेक्चर को हमने पहले जहां तक छोड़ा था उससे आगे की ओर बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको बहुत शानदार तरीके से हम पूरा करें। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप सभी ने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी गुलाम सर ने इलेक्ट्रिक फोर्सेस यानी जो चार्ज, दो चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था। उसके बारे में हमने डीपली स्टडी की थी। इलेक्ट्रिक फोर्सेज किस तरह से दो पॉइंट चार्जेज के बीच में कार्य करता है, किस प्रकार हम उससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सब हमने देखा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने देखी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा क्या होता है, आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके बारे में हम देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, मीन्स हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको फोर्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए इस प्रिंसिपल में कहा गया कि जितने भी चार्जेज हैं उन सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से, उस सिस्टम ऑफ चार्जेज में कोई एक चार्ज है उस पर उन बाकी अदर्स चार्जेज जो होते हैं उनकी वजह से लगने वाला फोर्स का जो वेक्टर सम होता है वही उस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। देखिए बेटे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज किसमें है? ये चार्ज किसका है? सिस्टम ऑफ चार्ज में से कोई एक चार्ज है, इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ द कूलम्ब फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इंडिपेंडेंटली बाय अदर चार्जेज। आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई? अब आएगी दोस्तों। देखो बेटे, हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, यानी एक ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। इसमें हम यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज का सिस्टम लेते हैं, जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। n आप समझ गए होंगे, एक जनरलाइज्ड टर्म है, मीन्स n की वैल्यू 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है, मिलियन हो सकती है, ट्रिलियन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, यानी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया तो ऑब्वियसली सारी की सारी जो इनकी डिस्टेंसेज होगी पॉइंट चार्जेज की, वो क्या होगी? रूट से होगी। इस रूट से सारा का सारा, यानी इसका ओरिजिन यहाँ पर है ओ से, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? 0 0 0 है। ठीक है। अब यहां से सपोज Q1 की डिस्टेंस है R1, इसको वेक्टर फॉर्म में यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं तो R1 वेक्टर। Q2 की डिस्टेंस है R2 वेक्टर, Q3 की है R3 वेक्टर, Q4 का पोजीशन वेक्टर है R4 वेक्टर और nth जो चार्ज है इसका है Rnth वेक्टर। मेरे दोस्तों समझ में आई बात कि हमारे पास n चार्ज का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। अब फोर्स आप सभी जानते हो, गुलाम सर ने क्या बताया था? सिंगल चार्ज खुद पर कभी भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। फोर्स अप्लाई करने के लिए दूसरे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हमको लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज दिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी एक चार्ज जिस पर आपको फोर्स पूछा जाता है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मकसद है। अब हमें उस सिंगल कोई भी, जैसे पर्टिकुलर सपोज आपको पूछ लिया कि आप Q4 जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर बाकी जो चार्जेज है उसके कारण लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्त? उसके लिए क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऐसे ही Q3 चार्ज पर पूछ ले फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना है, Q2 पर कितना है, Q1 पर कितना है, तो उसके लिए क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर, सपोज मैं Q1 की बात करता हूं,
इस Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा बताओ। आपसे मैं अभी पूछ रहा हूं कि Q1 चार्ज है, यानी एक सिस्टम है, सिस्टम कौन सा है जिसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Qn चार्ज। हमारे पास n चार्जेज का एक सिस्टम है। आपसे पूछ रहा हूं कि Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। देखो बेटे, यहां से देखने से आपको मालूम पड़ रहा होगा Q1 पर Q1 के अलावा अदर देन, गौर से समझने की कोशिश करो, अदर देन Q1 जो चार्ज है वो सारे के सारे Q1 पर फोर्स लगाएंगे। क्या कभी आप अपने आप को, खुद को थप्पड़ लगा सकते हो? शायद ही कोई मूर्ख होगा जो खुद को थप्पड़ लगा सकता है, क्योंकि खुद को मालूम होता है, खुद को सेंस होता है कि आपको वो थप्पड़ पेनफुल होने वाली है, आपको उससे चिरमराट होने वाला है। चिरमराट एक राजस्थानी भाषा का वर्ड है, एक तरह से चिरमराट यानी दर्द होने वाला है, स्किन पर आपको पेनफुल होने वाला है, यानी आप खुद को कभी भी चोट नहीं पहुंचाओगे। मीन्स यहाँ पर खुद पर कोई भी चार्ज फोर्स नहीं लगाता है, अदर चार्जेज लगाते हैं। तो कितना लगाते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम कहते हैं कि बाकी जो भी चार्ज है Q1 को छोड़कर, Q1 को छोड़कर कौन कौन से हैं, Q2, Q3, Q4, Qn, ये सारे के सारे इस पर क्या लगाएंगे दोस्तों, फोर्स लगाएंगे। अब वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो आपने कुलाम सर ने जो बताया था फॉर्मूला, उस वो तो सबको याद ही होगा। कुलाम सर ने क्या बताया था, फोर्स यदि दो चार्ज हैं Q1 Q2 तो K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 कैप, ये सभी जानते हो आप। ये था यानी दो के कारण एक पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर फाइंड आउट कर लो। अब वन पर फाइंड आउट करना है तो वन पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे सपोज फोर्स ऑन फोर्स ऑन force on charge Q1 due to other charges। अदर चार्जेस कौन से हैं दोस्तों, Q2, Q3, Qn। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, F किस पर लग रहा है, वन पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, टू के कारण लग रहा है, थ्री के कारण लग रहा है, फोर के कारण लग रहा है, nth चार्ज के कारण। यहां पर बता देता हूं, यहां पर किस प्रकार बताएंगे आपको कि जो F12 है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 के। ऐसे ही दोस्तों आप निकाल सकते हो, F13 भी निकाल सकते हो। F13 क्या हो जाएगा दोस्तों, F13 होगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R13 कैप। ठीक है, ऐसे ही R1n निकाल सकते हो। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, अति शीघ्र हो जाएगा। आपको जवाब के रूप में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको यहां तक कोई भी डाउट है, यदि आप इसका, यानी हम ये तो वन पे फाइंड आउट किया था, Q1 चार्ज पर हमने फोर्स फाइंड आउट किया था। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं Q2 पर, Q3 पर, Q4 पर, Qn पर, तो हम इसी प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किस प्रकार
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन कंप्लीट होता है, एक एग्जाम्पल है इसी पर आधारित। आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा यदि आप इस एग्जाम्पल को कर लोगे। आइए दोस्तों, थोड़ा सा मजेदार है, इंटरेस्टिंग भी है, लेंथी भी है, सारे के सारे इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। आइए कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की बुक से मैंने उठाया है और ये क्या बताता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक का 1.6 नंबर का ये एग्जाम्पल है और कहता है कंसीडर फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस कौन कौन से, Q1, Q2, Q3। कहां पर कंसीडर करो इनको, each इक्वल टू Q, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लो, यहां पर लिखो गिवन दैट, ये सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली लिखना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो गिवन दैट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। अब आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों कहां पर रखे हुए हैं, वर्टिसेज ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप सभी समझदार बच्चे हो, आप सभी को मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। ये तीनों इक्वल है। कहता है इसकी जो लेंथ है वो L है। अब आपसे पूछा गया है कि देखो आगे पढ़ते हैं, इन तीनों कॉर्नर पे क्या रख दो आप, Q1 को रखो, Q2 को रखो, Q3 को रखो। तीनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल है, तीनों Q है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q placed at सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है मित्रों, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, सेंट्रोइड उस पॉइंट को कहते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है, थ्योरम भी पढ़ी है। यहाँ पर वो थ्योरम काम में आने वाली है। जब मैथमेटिक्स को पढ़ते थे तो उस टाइम पर आप सोचते थे कि ये क्या काम में आएगी। थ्योरम बेटा बहुत काम की चीजें होती हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत काम की है। हर वर्टिस से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो सामने फ्रंट साइड की जो साइड है ना उस पर ड्रॉ करो। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रोइड। ये क्या है दोस्तों, सेंट्रोइड। बात क्लियर हुई, ये क्या हो गया, सेंट्रोइड। ये तीनों साइड क्या है, तीनों साइड L है, ये बात भी क्लियर है। तीनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, इक्वल है, Q है, इतनी बात भी क्लियर है। यानी इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। कह रहा है सेंट्रोइड पर क्या रखा हुआ है, कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स एट कैपिटल Q जो कहां पर है, प्लेस्ड एट सेंट्रोइड। अब आपसे मैं एक थ्योरम पूछने वाला हूं, आप ये बताइए कि जो वर्टिस है उससे सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पर होता है। वर्टिस से यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होती है दोस्तों, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ये आप लोग फटाफट बताओ मुझे, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ये तीनों साइड इक्वल होती है, ये तीनों डिस्टेंसेस भी इक्वल होती है। जो सेंट्रोइड से तीनों वर्टिस की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, कितनी होती है वो आपको बताना है। क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि गुलाम सर ने क्या बताया था, फोर्स जो होता है, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर डिस्टेंस का, डायरेक्शन का भी विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में भी पूछ रहा है, ठीक है। अब आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है।
तो हमारे पास सिस्टम कैसा है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। यही एक स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, यहां पर कैपिटल क्यू। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मैंने आपसे पूछा ये कितनी है दोस्तों, साइड जो होता है उसके डिवाइडेड बाय √3 इतनी होती है, निकाल भी सकते हो आप। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो चलो आपको मैं बतला ही देता हूं, भूल गए होंगे आप, काफी दिन हो गए। ये एक ट्राइंगल है, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये L है, ये L है, यहां तक की डिस्टेंस L/2 है, ये भी L/2 है, सिर्फ इससे निकल जाएगा अपना। ये कितनी है ये फाइंड आउट करो, तो ये हो जाएगा L² - L²/4। अब आपको एक एक छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम लगी है, पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है मित्रों, अब ये इसका वैल्यू कितना बन जाएगा बताओ, इसका वैल्यू बन जाएगा √L² 3/4 यानी √3/2L। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, √3/L। और इसका जो सेंट्रोइड होता है वो कितने रेशियो पर होता है, 2:1 पर। और 2:1 यानी टोटल 3 बोल दो आप, टोटल 3 बोल दो, तो उसमें 2 तो इसका है, यानी 2/3 इंटू √3/2L। इससे आप कट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3L आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आता है, आपको मालूम नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको अब मिटाऊंगा, क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं है, सिर्फ मेरे को वो वैल्यू पुट करनी थी, इस बस यहां तक का अपने को मतलब है। इस स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। देखो दोस्त, अब ये डिस्टेंस L/√3 आ गई, ये चार्ज Q है, ये स्मॉल q है, फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहां पर फिर एक फोर्स निकालना चाह रहे हैं, वो फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी तरफ लगने वाला फोर्स, इसकी तरफ लगने वाला फोर्स, इनके मैं वैल्यूज भी बोल देता हूं। Q1 मैंने ऊपर की ओर रखा तो उस पर लगने वाला फोर्स F1 बोल देता हूं, Q2 इस कोने में रखा है तो इसको F2 बोल देता हूं, इसको F3 बोल देता हूं। देखो मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है जिसमें हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, वेक्टर्स का सम पढ़ते हैं, बहुत काम में आने वाला है। 11th क्लास का आपका एक भी जो टॉपिक है वो खराब नहीं जाने वाला है। आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो 12th को पढ़ने में आपको ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आपको समस्या आने वाली है, तो इसलिए आप अभी भी आपके पास वक्त है, उसका सदुपयोग करो और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो बेटे, क्योंकि पढ़ाई में ही सब कुछ है। पढ़ोगे तभी तो लिखोगे, पढ़ोगे तभी तो बनोगे नवाब, नहीं तो हो जाओगे खराब। तो देखो बेटे, अब ये एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, 2 फोर्स इधर लग रहे हैं। सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से बताऊं कि आपके दोनों कानों को ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, 120 डिग्री एंगल पर, और ऐसे आगे की ओर घसीटा, ऐसे ये इधर खींच रहा है, ये हाथ इधर खींच रहा है। बताओ मुंडी किधर जा रही है, ये हाथ तो उधर ले जाना चाह रहा है, ये हाथ इधर ले जाना चाह रहा है, पर मेरी मुंडी आपकी तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगता है, वो किधर लगता है, इधर लगेगा। उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लो आप, यानी F2 और F3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसका रिजल्टेंट लो, और वो जो रिजल्टेंट और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उनसे भी रिजल्टेंट आप निकालो, और फिर आपको इस चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया है, तो चलो इस टास्क को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले सारे फोर्सेज आपको मालूम होना चाहिए, फिर ये आपको एंगल कितना है बताइए,
सेंट्रोइड पर बनने वाला एंगल कितना होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। इस प्रकार टोटल 360 डिग्री हो गया, हो गया ना। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 होता है। हाँ, अब देखो बेटे, अब F1 जो फोर्स होता है वो किस किस के बीच में है, कि Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है Q1 Q2, Q1 को सॉरी देखो, यहां कैपिटल Q, यहां पर स्मॉल q, यहां कैपिटल Q, यहां पर स्मॉल q, यहां कैपिटल Q, यहां स्मॉल q, Q और Q के बीच में लग रहा है फोर्स। तो इसका आप विशेष कर ध्यान रखें कि कैपिटल Q स्मॉल q दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, L/√3 का डायरेक्शन यहां से कर रहा हूं मैं, यहां से नोट नहीं कर रहा। F2 की वैल्यू, F2 की भी वैल्यू वही होगी, वहां पर भी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई L/√3। ऐसे ही F3 की वैल्यू भी यही होगी। मीन्स तीनों के जो मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस लगाने से क्या पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड की बात करना चाह रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों तीनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है यानी आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको इस डायरेक्शन में क्या पता चल जाए, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आ जाए, डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला, बहुत आसान तरीके से आप करने वाले हो। बताओ ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट किस प्रकार निकालते हो। आपको मालूम है दो वेक्टर्स आपने इस प्रकार पढ़े थे, ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, इसके बीच में ये एंगल थीटा है। तो इसका फॉर्मूला क्या, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा पढ़ा था ना, वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। यहां पर लगा दो रिजल्टेंट यानी f डैश वेक्टर, f डैश ले रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन नहीं निकाल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपको वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। f डैश कितना हो जाएगा दोस्तों, √f2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, मैं पूरी चीज नहीं रख रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। f2 का स्क्वायर, f3 का स्क्वायर, 2f2 f3 cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू मित्र कितनी होती है, जल्दी से बताओ। F2 और F3 दोनों क्या है, इक्वल है, तो या तो F3 रख दो या F2 रख दो, बात एक ही है, या F1 ही रख दो। आप ऐसे करो क्योंकि आप F1 के जस्ट अपोजिट पूछना चाह रहा है, तो F1 की टर्म्स में ही कर लो, सबसे बेस्ट होगा। तो मैं F2 और F3 की जगह क्या रख रहा हूं, F1 रख रहा हूं। F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2F1 स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, तो यहां पर मैं रख देता हूं माइनस 1/2 होती है। F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गई, 2F1 से एक F1 चला गया, तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, F1 स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो F1 आ जाएगी, यानी F डैश की वैल्यू, अरे मेरे मित्र समझ में आई कि नहीं आई, F डैश की जो वैल्यू है वो वही वैल्यू है जो F1 की है। मीन्स इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F1 है, तो इस डायरेक्शन में भी लगने वाला फोर्स F1 है। क्या इस चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा, क्या नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, 0। बड़ी अच्छी बात, क्योंकि F1 माइनस F डैश क्या हो गया, 0 हो गया। F1 माइनस F डैश कितना हो गया, 0 हो गया। ये आप सभी ने देखा, ये न्यूमेरिकल आप सभी ने देख लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। यदि आपको ये छापना है, आप छापना चाहते हो तो छाप सकते हो, एकदम सार जो है
एकदम लिमिटेड चीजें जो है मैंने यहाँ पर लिखी है। आपको मालूम होगा यहाँ पर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेने की कोशिश की है। यहाँ पर आपका वेक्टर सम जो है उसको भी हमने लिया है। यहाँ पर हमने आपकी जो थ्योरम है सेंट्रोइड वाले वो भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको रिजल्टेंट वाला जो है वो भी हमने यहाँ पर लिया, वेक्टर सम वाला मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो भी हमने यहाँ पर लिया है। और उससे फाइनली जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट पर लगने वाले फोर्स की वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलो एक बार और देखना चाहते हो देख लो और फिर आगे की ओर बढ़ते। देखो बेटे, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो बेटे, नाम से ही पता चल पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने पढ़ा, तो फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड यानी एरिया, किसके सराउंडिंग का एरिया? इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग का जो एरिया है वहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आना चाहे तो उसके ऊपर वो चार्ज फोर्स लगाता है। वो किस प्रकार का फोर्स लगा सकता है? वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसको रिपेल कर सकता है। यानी किसी चार्ज के एरिया में, सराउंडिंग एरिया में कोई दूसरे चार्ज को हम लाना चाहे तब वो दूसरा चार्ज वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो जो फोर्स होता है उसकी नेचर या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। वो उस चार्ज पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों की पोलैरिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बट वहां पर डेफिनेटली वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये सारी चीज आपने पहले भी कूलाम फोर्स में मैंने वहां पर भी आपको बताया था, वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब एक चलन में आया, कब लोगों के दिमाग में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, कब से इसको कंसिडर किया गया? तो एक बहुत ही मतलब फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था माइकलसन फेराडे। दोस्तों, माइकलसन फेराडे को श्रेय जाता है आज हमारे घर के अंदर जो रोशनी होती है, जो लाइट जलती है, उस लाइट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के लिए। आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से, आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार काम करती है, यानी आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किस प्रकार की जाती है, यानी जनरेटर किस पर, सॉरी मोटर नहीं, जनरेटर किस प्रकार काम करता है। जनरेटर माइकलसन फेराडे की ही देन है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है। यानी दुनिया के जो बड़े नाम है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, उतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में माइकलसन फेराडे का नाम आता है। माइकल फेराडे ने यहाँ पर भी अपनी दस्तक दी। उन्होंने यहाँ पर भी बताया कि किस प्रकार जो चार्ज होता है उसका जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। उस सराउंडिंग एरिया को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो मैथमेटिकली किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स अपॉन एरिया टेस्ट चार्ज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? यानी किसी टेस्ट चार्ज पर, देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम इसके जस्ट नीचे ही बात करेंगे। किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। आपसे कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में भी, विशेषकर तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हम इस पर बहुत सारे सोल्व करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें हम काफी लेक्चर्स इसके ऊपर आने वाले हैं। इसमें हम गाउस लॉ भी पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जिक्र होगा दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है ये यूनिट हर जगह लगने वाली है, इसको
छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन आपको मालूम ही है, m1 l1 t-2 तो होती है फोर्स की, और कूलाम की क्या हो जाएगी AT, इसको आप ऊपर लेके जाओ m1 l1 t-3a-1, क्योंकि नीट IIT के अंदर आजकल डायमेंशन आपको मालूम ही है, क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन का तो एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, आप सभी को मालूम है, नीट में आते हैं विशेषकर, और उसमें भी आता है तो डिफिकल्ट लेवल का आता है, इतना आसान भी नहीं पूछते हैं। अब बात करते हैं इस टेस्ट चार्ज की, यहां तक क्लियर है। टेस्ट चार्ज क्या होता है दोस्तों, टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहली बात तो इस नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, टेस्ट चार्ज। आप नई गाड़ी लेते हो, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव, क्या उस गाड़ी में आप बैठकर जब उसको चलाते हो, टेस्ट ड्राइव करते हो, तो क्या वो गाड़ी आपकी है? क्या आपने वो गाड़ी खरीद ली? नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां BMW, मर्सिडीज क्या करती है, जब उस गाड़ी को कोई आदमी परचेज करता है तब पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेता है, वो जानना चाहता है कि वो मेरे लिए कितनी कंफर्टेबल है, वो मेरे लिए कितना यूजफुल है, यदि जिस पर्पज के लिए मैं वो गाड़ी लेना चाहता हूँ, यदि वो मेरा पर्पज पूरा नहीं हो रहा तो वो गाड़ी मेरे लिए किस काम की, क्यों आदमी करोड़ों रुपए खर्च करेगा। तो इसलिए पहले कंपनी क्या करती है, उसकी टेस्ट ड्राइव अरेंज करती है, यानी वैसी ही उस कंपनी की कोई गाड़ी होती है, उसमें आपको बिठा दिया जाता है और उसको आप चलाते हो, चलाकर आप कुछ डिस्टेंस पर जाते हो और आप उसके बारे में यदि कंफर्टेबल हो, उसको चलाकर आपको अच्छा लगता है तो वो गाड़ी आप खरीद सकते हो, बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरी गाड़ी ले सकते हो। तो टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट करना चाहता है, एक प्रयोग करना चाहता है, उसको जानना चाहता है, परखना चाहता है। वैसे ही यहां पर भी टेस्ट चार्ज होता है, चार्ज एक ऐसा चार्ज जो ये परखना चाहता है कि कोई भी चार्ज, दूसरा चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी ये परखने वाला चार्ज है जो ये चेक करता है कि वहां पर फील्ड कैसा है। अब इसका एक अप्लाइड आपको वर्जन बताता हूं मैं। आपको कोई कह दे बेटा कि आप एक 11,000 वोल्टेज को छूकर आओ या उसके पास जाकर आओ, आप में से कितने बच्चे हैं जो इतनी हिम्मत करेंगे कि उसके पास जाएंगे? शायद ही कोई महामूर्ख जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कोई भी बच्चा उसको छूने की चेष्टा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सभी को मालूम है वो बहुत ही डेंजर है, वहां पर जाना बहुत ही डेंजर है, इसलिए वहां आप जाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वहां पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां पर आपके अंदर करंट दौड़ेगी तो आप मर जाओगे, बचने की संभावना न के बराबर है। तो कहने का मतलब है ये जो टेस्ट चार्ज है वो सिर्फ फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जाता है, वो सिर्फ ये चेक करके आता है कि वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ टेस्ट करने जाता है। तो अब इस टेस्ट चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइए उनको जानते हैं। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही स्मॉल होता है, टाइनी होता है, इतना स्मॉल होता है कि सिर्फ अपना काम करने जाता है, ये इतना विजिबल भी नहीं है। विजिबल की बात तो छोड़ो, ये इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये इतना स्मॉल है या टाइनी है। और साथ ही साथ देखो इसका भी विशेषकर ध्यान रखो, इसको कंसिडर कैसे किया गया है कि ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये कैसा है? पॉजिटिव इसकी नेचर मानी गई है, इसकी साइज वेरी स्मॉल मानी गई है, टाइनी मानी गई है, और इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये भी माना गया है। साथ ही साथ ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स भी अप्लाई नहीं करता है, ये भी माना गया है। साथ ही साथ इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये भी माना गया है। यानी एक ये ऐसा फिक्सिशियस चार्ज है जो सिर्फ अपने मकसद के लिए आता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका रियलिटी में कोई भी योगदान नहीं है, वास्तविकता में ये ऐसा चार्ज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये बट इसकी एक खास बात है, माना है तो कोई मकसद के लिए तो माना ही है, यानी इसकी जो एक खास बात ये है कि ये जो चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है
जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो कितना लगता है दोस्तों, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, इतना चार्ज यानी इतना फोर्स लगता है। देखो दोस्तों, मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और मैं बताने वाला हूं आपको। यहां पर जो आपने प्रॉपर्टीज देखी तो अब आपको ये समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। E इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, देखो मैं दोबारा लिखता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नोट। अब इस Q नोट को कितना माना गया है साइज में, वेरी वेरी स्मॉल। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं। इसका कोई साइज होता है, नहीं, बहुत ही स्मॉल होता है। क्या इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू, देखो यहां की जो लैंग्वेज है वो क्या है, टेंड्स टू, यानी ये जीरो की तरफ जा रहा है। ये जीरो तो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ये कुछ तो है, बट ये क्या काम करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। इट टेंड्स टू जीरो। समझ में आई बात, आगे बढ़े, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, मेन बात ये आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में हमने नॉलेज गेन कर लिया। अब बात आती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी माने, यानी ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसे किस डायरेक्शन किधर होती है, जैसे फोर्स लगाना है तो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो अंदर की तरफ लगाया, मेरे पे किसी ने पीठ की तरफ फोर्स लगाया तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, या आगे से फोर्स लगाया तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। तो यानी इसकी फोर्स की एक डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए कहा गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा दूर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर होता है। हम फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब आपको मैं और अच्छे से बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो है वो हमेशा इससे दूर होती है, बाहर की ओर होती है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, अंदर की ओर होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर कोई चार्ज रखा गया है, तो चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज कैसे नेचर का रखता है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा तो अंदर की तरफ आएगा। और इसके पास में यदि टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज की नेचर भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, दूर की तरफ भेजेगा। तो एक तरफ से ऐसे भी कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे आएगा, चलो वो वहां पर बता दूंगा, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे इनफाइनाइट की ओर जा रहा हुआ ऐसा लगता है। इट सीम्स टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एक ऐसा डिफरेंस इसके अंदर ऐसा होता है। हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ऐसा बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, विशेषकर राजस्थान बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है, आरबीएससी अजमेर है, उसके अंदर तो बेटे इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि आप देखते रह जाओगे। आपको ताजुब होगा कि इतना छोटा सा जो टॉपिक है वो इतनी बार कैसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर इसको बिल्कुल भी नहीं घुमाता है,
डायरेक्ट पूछता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आइए बिना देरी किए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो किस प्रकार करेंगे। देखो बेटे, एक पॉइंट चार्ज है, मान लेता हूं Q। इसके कारण हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इससे r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस ले लेता हूं मैं, इस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अभी पढ़ के आए हम कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यहां किसको मानना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को मानना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, सपोज लेट ए टेस्ट चार्ज Q naught is placed at r distance from the चार्ज। हमने पहले एक टेस्ट चार्ज को ऐसे इमेजिन कर लिया कि वो जितनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वहां पर हमने उसको रख दिया है। रखने के बाद क्या होगा दोस्तों, कूलाम सर ने क्या कहा था कि यदि किसी चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज भटकता हुआ मिला तो वो अकेला नहीं रहेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो वो या तो उसको पुश कर सकता है या पुल कर सकता है, या तो उसको खींच सकता है या धकेल सकता है। वो उसकी नेचर बताती है। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा। किधर धकेलेगा, इस डायरेक्शन में धकेलेगा, यानी इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर की कैप लग जाएगी। आर कैप मीन्स इस आर की डायरेक्शन में एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करा देता हूं इसके बारे में। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको और आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, F इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये F वेक्टर है जिसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। बेटे आप ये बताओ, आपका मकसद क्या है, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मित्र, आपने पढ़ा है F वेक्टर अपॉन क्यू नोट, पढ़ा है ना। आपको फोर्स मालूम है यहां से, यानी इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट कर दो, क्या बन जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर के डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। देखो दोस्त सेम दिख रहे, काट दो, ब्रक काट दो। E वेक्टर क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ठीक है मेरे दोस्त, ट्रिपल स्टार लगाओ, डब्बे में बंद करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने निकल के आया है कि कोई पॉइंट चार्ज Q, उसके कारण किसी डिस्टेंस पर आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इस अंदाज में निकल आ जाएगा। इस अंदाज में हम डेरिवेशन करेंगे, आपको इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना छाप के आना है। RBSC बोर्ड का, स्टेट बोर्ड्स का विशेषकर इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पूछो ही मत। ठीक है दोस्तों, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
अब हम एक ऐसे ही टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा अभी एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जस्ट बहुत ही सिंपल है, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, जस्ट उसको अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये ओरिजिन है। यहां पर एक Q1 चार्ज रखा, ये R1 वेक्टर है। ये Q2 चार्ज रखा, ये R2 वेक्टर है। मैं यहां सिर्फ 3 ही चार्ज रख रहा हूं जिससे मेरे लिए आसानी हो जाए। ये Rn वेक्टर। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आप कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज रख दो, मैं यहां पर रख देता हूं Q0। यानी ऐसे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमारे पास लेट वी हैव सिस्टम ऑफ n चार्जेस। n चार्जेस कौन से हैं? Q1, Q2, Q1। We have to find out the electric field. So E वेक्टर क्या हो जाएगा? इस Q नोट पर लगने वाला जो फोर्स है F नोट, किसकी वजह से? n चार्ज पार्टिकल की वजह से इस नोट पर लगने वाला जो फोर्स है, यानी 1 के कारण भी, 2 के कारण भी, nth के कारण भी, और उसमें हम भाग डिवाइड कर देंगे Q नोट से। बताओ आपको बात क्लियर हुई? यानी जो नेट फोर्स है उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला, वो हम फाइंड आउट कर ले तो उस नेट फोर्स में उस टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 1 के कारण Q नोट पर। तो यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं E1 लिख दूं। चलो, क्योंकि आप पहले पढ़ के आ चुके हो तो मेरे को ज्यादा डिटेल से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये E2 है, E3 है, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। आइए हम यहां पर ही इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल नए लेक्चर में। तब तक आप इस यहां तक के लेक्चर को अच्छे से याद कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले और इसके न्यूमेरिकल्स कर ले। न्यूमेरिकल्स में आपको जहां डाउट होता है तो वो डिस्कस कर ले। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आपने आज किया है वैसे ही न्यूमेरिकल्स आप बुक के अंदर ढूंढे, उनको सोल्व करने की कोशिश करें। आपको नहीं समझ में आता तो मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उन क्वेश्चंस को, आप नहीं भी बताओगे तो डेफिनेटली मैं सोल्व करने वाला हूं। आप बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो और आप फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो, जागरूक हो और जुनून रखते हो, फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो। आपके अंदर वो हिम्मत है, मुझे लग रहा है आप बहुत ही हिम्मत वाले बच्चे हो, आप होनहार बच्चे हो। होशियार बच्चा हमेशा हिम्मत रखता है, हिम्मत नहीं हारता है, हिम्मत न हारने वाले बच्चे हो। इसलिए मेरे वैज्ञानिकों, उठो, जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिले। सफलता के चरम को छूना है और हमेशा आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो आइए आज इस लेक्चर को यहाँ पर ही पूरा करते हैं, विराम लेते हैं और कल मिलते हैं नए लेक्चर। धन्यवाद। जय हिंद।